नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मध्य प्रदेश में एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मददगारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर कॉल सेंटर के जरिए आईएसआई को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है। एटीएस के मुताबिक आरोपी जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवानों को अफसर बनकर फोन करते थे और सेना के मूवमेंट और ऑपरेशंस के बारे में जानकारी हासिल करते थे। आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। ऊपर ये आरोप था और ये जानकारी थी कि वो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लोकेशंस का, कैंप्स का, ब्रिजेस का के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे और एस्पियोनाज में जासूसी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे। एटीएस की गिरफ्त में आया ग्वालियर का रहने वाला एक आरोपी जितेंद्र बीजेपी की पार्षद का रिश्तेदार है, जिसे परिवार वाले बेगुनाह बता रहे हैं। एटीएस की कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपियों की जांच का दावा किया है। हमारे यहाँ कोई नहीं आया, ना हमारा लड़का बाहर गया हुआ है, ना यहाँ पुलिस ने दबिश दी। अगर लगी होती तो कार्रवाई जरूर हुआ होता। तो आप मान के चले कि अगर ऐसी की भनक लगने के बाद कार्रवाई न हो, इस तरह के संबंध में हमेशा लड़ने रखने की तो बात कही जाती है। मध्य प्रदेश एटीएस ने केंद्र की टेलीकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग सेल की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। संदिग्धों को ग्वालियर, सतना, जबलपुर और भोपाल के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने पूरे मामले में टेलीकॉम कंपनियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है। ये गिरोह मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेटा कार्ड और लैपटॉप के जरिए आगरा आर्मी कैंट से मिली जानकारी के बाद मध्य प्रदेश एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसी साल जनवरी में यूपी में भी 11 लोग अवैध टेलीकॉम सेंटर चलाते हुए गिरफ्तार किए गए थे। तमिलनाडु में मचे सियासी घमासान पर तस्वीर आज शाम कुछ साफ हो सकती है। तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम शाम 5 बजे राज्यपाल सी विद्यासागर से मिलेंगे, तो शशिकला की भी शाम 7 बजे राज्यपाल से मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक शशिकला राज्यपाल के सामने एआईएडीएमके के विधायकों की परेड भी करा सकती है। गवर्नर CH विद्यासागर राव आज चेन्नई पहुंच रहे हैं और शुरू होगा फिर से राजनीतिक घमासान। अब ये देखना है कि गवर्नर पहले किससे मिलते हैं। अटकलों के बीच एआईएडीएमके के प्रेसिडियम चेयरमैन ई मधुसूदन ने पन्नीरसेल्वम से मुलाकात की। पन्नीरसेल्वम ने कहा कि मधुसूदन को धमकाया जा रहा है। மக்கள் சரியான பாடம் புகட்டுவோம் என்று இன்றைக்கு அவர்கள் உறுதியேற்றிருக்கிறார்கள், சபதமேற்றிருக்கிறார்கள். இதுதான் இன்றைய நிலை. ஆக மக்களுடைய எண்ணங்களை, அவர்களுடைய உணர்வுகளை राज्यपाल कार्यवाहक सीएम पन्नीरसेल्वम को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में 233 सदस्य हैं। 117 विधायकों के साथ बहुमत साबित करने की जरूरत पड़ेगी। ओ पन्नीरसेल्वम को शशिकला नटराजन पार्टी से निष्कासित कर सकती हैं और शशिकला सीएम बन सकती हैं। शशिकला गुट का 134 विधायकों के समर्थन का दावा राज्य में संवैधानिक संकट बताकर राष्ट्रपति शासन संभव। एआईएडीएमके टूटने की हालत में कम से कम 90 विधायकों की जरूरत होगी। विवाद के बीच पन्नीरसेल्वम ने 2 बैंकों को चिट्ठी लिखकर कहा कि उनके आदेश के बिना एआईएडीएमके के खातों से किसी भी तरह का लेन देन न किया जाए। पीएम मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर रेनकोट वाले बयान को लेकर राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और पीएम माफी मांगे के नारे लगाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने पीएम के बयान को मनमोहन सिंह के लिए आपत्तिजनक बताया और चर्चा की मांग की, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। This House raises concern that the Prime Minister refused to answer the basic questions raised in the debate in the motion of time. That is the notice I have given, sir. Along with that, there have been comments that have been made by the Honorable Prime Minister. कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं के 2 प्रकार के मानक हैं। एक मानक वैसे नेता जो परिवार से आते हैं, दूसरी श्रेणी उन नेताओं की है जो कांग्रेस के परिवार से नहीं है। राजनीतिक सुविधा के उपकरण के रूप में उनका सदुपयोग, दुरुपयोग होता है और बाद में उनको उपयोग के बाद उनको दरकिनार कर दिया।
कल राज्यसभा में पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला और खासतौर पर मनमोहन सिंह को निशाने पर लिया था। इतने घोटालों की बातें आई लेकिन उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पीएम ने अपने बयान के बाद विपक्ष पर पलटवार किया था कि विपक्ष सीमा लांघता है तो उसे भी प्रतिक्रिया सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। पीएम मोदी के बयान पर मनमोहन सिंह ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पीएम के बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी अपनी ही अहमियत गिरा रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि हम पीएम को बयान से रोकना नहीं चाहते, इसलिए बाहर चले गए थे। राज्यसभा में पीएम मोदी के रेनकोट वाले बयान पर भड़की कांग्रेस ने संसद के बाहर भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने बयान पर माफी नहीं मांगने पर बजट सत्र को बॉयकॉट करने की धमकी दी है और दूसरी विपक्षी पार्टी के सांसदों के साथ बैठकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। It's a matter of shame. Why didn't you raise it at that point of time? No. You must condemn the Prime Minister. No. What he did is unacceptable. Prime Minister Modi ji has used such a language against former Prime Minister. Personally, we all feel and also I condemn such a statement. बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से माफी की मांग को खारिज कर दिया है और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। In fact, they should really tender an unqualified apology for their conduct in the House. कांग्रेस पार्टी ने गैर परिवार के अपने नेताओं से कैसे बर्ताव किया। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा आए हुए अध्यादेश को कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी पीएम मोदी के बयान को अपमानजनक और शर्मनाक करार दिया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी पीएम पर सदन की परंपरा का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने राज्यसभा में पीएम के भाषण को इतिहास का सबसे दुखद भाषण बताया है। जेडीयू भी इस मामले में कांग्रेस के साथ नजर आ रही है। पार्टी ने पीएम मोदी के बयान को पद की गरिमा गिराने वाला बताया है। यूपी में अब से कुछ देर बाद पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मथुरा में सीएम अखिलेश ने रैली कर वोट मांगे और कहा कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। याद रखना साथियों, किसान भाइयों, हमारे गरीब नौजवानों, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कभी भेद नहीं पाओगे आप। वहीं अलीगढ़ में राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश को झाड़ू थमा दिया। पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान की जनता से कहा, झाड़ू उठाओ और सफाई करो। पूरे देश को झाड़ू पकड़ा दिया और सारे भैया आप लोग सफाई करो। यूपी में 11 फरवरी को 15 जिलों की 73 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी। 11 फरवरी को मेरठ सहारनपुर मंडल के 15 जिलों के 73 सीट पर वोटिंग होगी। यूपी की 403 विधानसभा सीट के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव होने हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तराखंड में भी चुनावी रैली की, जहां 15 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। यूपी के मेरठ में पहले चरण की वोटिंग से पहले बीएसपी उम्मीदवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में मेरठ शहर सीट से बीएसपी के उम्मीदवार पंकज जौली एक महिला के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। जौली की महिला के साथ बहस होती है। दोनों ही ओर से जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। इसके बाद नेताजी बीच सड़क महिला की पिटाई शुरू कर देते हैं और महिला को पीटते हुए सड़क पर गिरा देते हैं। कुछ देर बाद पास मौजूद लोगों ने मामले में बीच बचाव कराया। बीएसपी उम्मीदवार ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जी न्यूज इस वीडियो के प्रमाणिक होने की पुष्टि नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि बीएसपी उम्मीदवार पंकज जौली ने पीड़ित महिला की जमीन खरीदी है। आरोपों के मुताबिक पंकज जौली ने महिला को पूरी रकम का भुगतान नहीं किया है।
पैसों को लेकर ही महिला की पंकज जौली के साथ झड़प हुई। और आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो कब और किसने रिकॉर्ड किया है, इसकी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई। 1997 के उपहार सिनेमा केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को 1 साल की सजा और सुशील अंसल को राहत बरकरार रखी है। 18 साल पुराने दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सीबीआई और पीड़ितों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपी सुशील अंसल 5 महीने जबकि गोपाल अंसल 4 महीने की सजा काट चुके हैं। गोपाल अंसल को 4 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। आज का फैसला बहुत ही निराशाजनक है। हमें कोर्ट से उम्मीद नहीं थी कि हमें इस तरह का फैसला मिलेगा। अमीरों के लिए अलग लॉ है, गरीबों के लिए अलग है, आम आदमी के लिए अलग है। इसीलिए अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये बूढ़े हो गए इसलिए इनको हम छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सजा बढ़ाए जाने से इनकार कर दिया। 13 जून 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क में फिल्म बॉर्डर के शो के दौरान आग लगी। सिनेमा हॉल के बेसमेंट के जनरेटर से आग लगी। 59 लोग आग में जिंदा जले। निचली कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। हाई कोर्ट से बाद में अंसल बंधुओं और 2 को जमानत मिली। 19 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर 30 करोड़ का जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया था। इससे पहले मामले में 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसले सुनाए थे, जिसकी वजह से केस 3 जजों की बेंच को भेजा गया था।